नमस्कार मेरे प्यारे नौजवान आत्मीय मित्रों, एक बार फिर से स्टार एजुकेशन की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं और इस नए वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक पर। चैप्टर हमारा वही है अम्ल, क्षारक एवं लवण। और इस वीडियो में मैं आपसे 2.2 टॉपिक 2.2 सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सभी अम्लों में क्या समानता है और सभी क्षारकों में क्या समानता है और जलीय विलयन के साथ उनका क्या होता है, उनकी प्रबलता किस प्रकार नापी जाती है। यानी हम पीएच के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यतीत किए। सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। तो जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा कि अम्ल ऐसे होते हैं, अम्ल ऐसे होते हैं, इनकी रासायनिक अभिक्रिया ये है, इनकी रासायनिक अभिक्रिया वो है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया की ही बात करते हैं। तो आपने सभी अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई और आपने देखा कि सभी अम्लों ने, चुनिंदा को छोड़ दिया जाए तो सभी अम्लों ने हाइड्रोजन गैस उत्पन्न की। तो ये क्या हो गई, ये उनकी समानताएं हो गई। हुई कि नहीं हुई? क्योंकि समानता मतलब क्या होता है, दोनों सभी अम्लों में इक्वालिटी क्या है कि मतलब वो समान किस किस तरह से अपने अपने अंदर समानता दर्शाती हैं। तो हाइड्रोजन गैस सब निष्कासित कर रही है। इसका अर्थ यह है कि हाइड्रोजन गैस निकालना ये सभी अम्लों की समानता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वे सभी यौगिक ऐसा कह सकते हैं क्या, जिसमें वे सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, क्या वो अम्लीय हैं? तो चलिए इस प्रश्न को जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन वाले यौगिकों को लेते हैं। क्रियाकलाप 2.8। ध्यान से देखिए, ये क्रियाकलाप की जरूरत क्यों थी, इस क्रियाकलाप की आवश्यकता क्यों थी। आपके मन से एक भ्रम दूर करना। जैसे कि आपके मन में एक भ्रम था कि सभी अम्लों में यह समानताएं हैं कि वे हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती हैं। यानी इसका मतलब यह है कि सभी जो वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन पाए जाते हैं, क्या वो सभी अम्ल हैं? तो ग्लूकोज, एल्कोहल, इसमें भी हाइड्रोजन पाया जाता है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और इन चारों यौगिकों को लेकर हम प्रयोग में उतरते हैं। प्रयोग में हमें करना क्या है, आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, एक बीकर लेना है, एक कॉक लेना है, उस कॉक के दोनों तरफ देखिए कील लगी हुई है, एक कील लेनी है, दो कील लेनी है और उनको एक 6 वॉट के बैटरी के साथ जोड़ना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की लिक्विड को, HCl, तनु पानी मिला मतलब जलीय विलयन किया उसका, और उसे क्या किया, उस बीकर में रख दिया। अब उस बीकर में आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आपने स्विच ऑन की या फिर बल्ब में तार को टच कराया तो उसमें जो बल्ब है वो प्रकाशित होने लगता है। बल्ब क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। अच्छा, अब एकदम हूबहू प्रयोग आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कीजिए, तभी भी आप देखेंगे कि वो जो बल्ब है वो प्रकाशित हो गया। परंतु यही प्रयोग आप ग्लूकोज एल्कोहल लेके करेंगे तब आपको बल्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। और फिजिक्स में ऐसा होता है कि विद्युत धारा आयनों के कारण ही प्रभावित होती है। विद्युत धारा का प्रवाह होने का कारण क्या है, आयन। इसका अर्थ यह है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान से दिमाग लगाते रहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में और सल्फ्यूरिक अम्ल में आयन उत्पन्न हुए थे, परंतु ग्लूकोज और एल्कोहल में आयन उत्पन्न नहीं हुए। इसका मतलब ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन पाए जाते हैं वो अम्ल नहीं है, परंतु वे यौगिक अम्ल है जिसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो रहा है। यानी सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस के साथ साथ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन है वो यौगिक अम्ल नहीं है, परंतु जिसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो रहा है वो यौगिक अम्ल है। तो अम्लों में देखा जाए, अगर आयनीकृत किया जाए तो यहां पे ध्यान से देखिए, H+ आयन तथा ऋण आयन, जैसे कि HCl की बात करूं तो HCl में H+ और Cl-, HNO3 में बात करूं तो H+ और NO3-, CH3COOH में बात करूं तो CH2COO-, H2SO4 में SO4- 2- होते हैं।
है ना। और ऐसा ही क्षारकों के साथ भी होता है, परंतु वे H प्लस आयन नहीं, ये वे OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन माइनस हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, परंतु करते वो भी आयन उत्पन्न करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षारक OH आयन माइनस उत्पन्न करते हैं। ये इनकी समानता, इनमें समानता होती है। और आगे जो पॉइंट है, समानता भी खत्म नहीं, आगे देखते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक का क्या होता है, कि अगर उनका जलीय विलयन कराया जाए तो क्या होता है, किस प्रकार होता है। हम एक्टिविटी 2.9 नहीं देखेंगे क्योंकि हम इस टॉपिक से उस एक्टिविटी का हमारा कुछ लेना देना नहीं। उस एक्टिविटी में HCl गैस उत्पन्न किया है सोडियम क्लोराइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया करा के। तो अब हम देखते हैं कि जलीय विलयन में हमारे अम्लों का और क्षारकों का होता क्या है। ध्यान से देखिए, अभिक्रिया आपको दिख रही है, HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जलीय विलयन। जब जलीय विलयन किया उसका, तो हमें वहां पर जलीय विलयन में H3O प्लस प्लस Cl माइनस आयन उत्पन्न हुआ। अभी आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर आपने तो कहा था कि इसमें H प्लस आयन उत्पन्न होता है, तो ये H3O प्लस आयन क्या है। H3O प्लस का नाम है हाइड्रोनियम आयन, और ये किस कारण से उत्पन्न होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि किताब में बोला गया, मैंने बोला कि भाई H प्लस आयन उत्पन्न करता है मतलब वो अम्ल है। ऐसे हमारे एक वैज्ञानिक आर्हेनियस थे, उन्होंने भी यही कहा था, परंतु इस मैटर पे आके उनका, जैसे कि आपके मन में एक प्रश्न है कि हाइड्रोजन आयन, लेकिन इसमें तो हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न हो रहा है, H3O प्लस आयन, तो सर इसका मतलब आपने पहले गलत बताया। गलत नहीं बताया। हाइड्रोजन आयन मैंने एक्वस हाइड्रोजन आयन मैंने किस प्रकार बताया, देखिए इस प्रकार बताया। नीचे जो AQ लिखा गया है, उस AQ का मतलब क्या है पता है, बताता हूं आपको। आपने अभिक्रिया की, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न किया, है ना, जलीय विलयन में हाइड्रोजन, परंतु हाइड्रोजन आयन का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, इसलिए वो रिलीज होते से ही, रिलीज हुआ उतने से ही वो पानी के साथ अभिक्रिया करके, देखिए इस अभिक्रिया के तहत पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, यानी H2O प्लस H प्लस प्लस H आयन, और इन्होंने बना लिया H3O प्लस आयन। इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि अम्ल जलीय विलयन के साथ हाइड्रोनियम आयन या फिर H प्लस आयन, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन नीचे AQ लिख देंगे तो भी चलेगा, तो H प्लस AQ या फिर H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अब देखते हैं क्षारकों का क्या होता है जलीय विलयन के साथ। जैसे कि आपके सामने अभिक्रिया दिख रही है कि NaOH का हमने H2O के साथ अभिक्रिया कराई, तो यहां पर Na प्लस और OH माइनस, ऐसे ही उसके नीचे भी अभिक्रिया जो आप देख रहे हैं, सब अभिक्रिया में आप देखिए आपको OH आयन निकलता हुआ दिख रहा है, OH आयन रिलीज होता है। तो इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी अम्लों में हाइड्रोनियम आयन जलीय विलयन में और क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है। जैसा कि हमारा टॉपिक था कि जलीय विलयन में अम्लों और क्षारकों का क्या होता है, तो आपके पास इस वक्त उत्तर है कि जलीय विलयन में अम्लों और क्षारकों का क्या होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, परंतु आगे जाने से पहले एक थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूं आपको कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि क्षारकों का जलीय विलयन किया, उन्होंने हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न किया, परंतु सभी क्षारक जो होते हैं, अब बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, परंतु इतना जान लो कि सभी क्षारक जो है वो जल में घुलनशील नहीं होते, परंतु जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन क्षारकों को जल में घुलने के बाद क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। और उनका स्पर्श जो है आपको हल्का सा साबुन की तरह लगेगा और उनका स्वाद कड़वा होगा क्षार का। क्षारक, सब क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन क्षार जो है वो क्षारक होता है, क्योंकि क्षारक से ही क्षार बनता है। क्षारक से क्षार कब कहलाता है? जब वो जल में घुलनशील होता है, उसे ही क्षार कहा जाता है ना। अब आगे मैंने आपको बताया कि अम्ल जो है H प्लस आयन देता है और जो क्षारक होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं। तो इसी प्रकार से हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया को समझते हैं। देखिए यहाँ पर अम्ल एवं क्षारक, इन्होंने रिएक्शन किया, मैंने बताया था उदासीनीकरण की अभिक्रिया मतलब वे लवण और पानी उत्पादित करते हैं। देखिए H मतलब हमारा जो हाइड्रोजन है, और X मतलब कोई भी जो भी पीछे रहता है, Cl हो गया, SO4 हो गया वो,
और क्षारक के नीचे MOH लिखा गया है। M मतलब आगे कोई धातु जैसे कि Na, पोटेशियम जो भी था वो, और OH मतलब हमारा वो आयन, और इस प्रकार से उनकी अभिक्रिया हुई तो XM ने मिलकर लवण बना लिया, और जो OH था और हाइड्रोजन आयन था, हाइड्रोनियम आयन था, उन्होंने हाइड्रोजन आयन ने मिलकर क्या कर लिया, पानी बना लिया, है ना। H+ आयन ने और OH ने मिलकर क्या बना लिया, पानी बना लिया, और इस प्रकार से हमारी उदासीनीकरण की अभिक्रिया समाप्त पूरी होती है। नीचे एक उदाहरण भी दिया गया, आप देख लीजिए। इस प्रकार जब हम जलीय विलयन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और आगे चल के कुछ बातें और समझ लेते हैं। तनुकरण क्या है, तनुकरण में क्या होता है, तनुकरण की अभिक्रिया क्या है, तनुकरण कैसी प्रक्रिया, तनुकरण किसे कहते हैं। तो तनुकरण का मतलब समझ लो पहले तो आप। तनु मतलब किसी को, किसी की ताकत को कम करना, उसे कहते हैं तनु, तनुकरण। तो किसकी ताकत कम हो रही है, यहां पर किस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। जब जलीय विलयन की बात आ ही रही है तो एक प्रयोग कर ही लेते हैं। एक परख नली लीजिए, उसमें पानी रखिए आप, और उसमें एक एक बूंद करके सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें एक एक करके गिराते रहिए। अब बाहर से जब उस परख नली को स्पर्श करेंगे तो आपको कुछ उष्मा सा, गर्मी महसूस होगी, है ना, कि हॉटनेस है उसमें परख नली में। तो इस प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं कि वे अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जो थी वो कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें से उष्मा निकल रही है। तो जैसे जैसे हम पानी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाते हैं, हमें सावधानी पूर्वक मिलाना है। अगर हमने पर्सनली हाथ से पकड़ी ग्लव्स लगा के, तो हमें धीरे धीरे, क्योंकि अधिक उत्तेजित होकर अधिक प्रभाव उसका बढ़ जाए तो वो गर्मी के कारण वो बाहर भी आ सकती है और हाथों पे आपकी गिर भी सकती है और काफ़ी खतरनाक हो सकता है ये। इतना ही नहीं, कभी कभी प्रयोगशाला में वो परख नली टूट भी जाती है इस प्रयोग के दौरान। तो इसलिए हमें सावधानी रखना है, आराम आराम से पानी को हिलाते हिलाते उसको सल्फ्यूरिक एसिड को उसके अंदर डालना है। इससे क्या होता है कि प्रति इकाई जो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोनियम आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, उसका प्रभाव धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सिंपल सी बात है, आपने एक बोतल ले लिया है नील का, है ना, उसे धीरे धीरे पानी में डालते रहेंगे। पहले वो बहुत गाढ़ा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे पानी पे उस पर डालते रहेंगे तो उसका कलर जो कैसा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो सेम ऐसा होता है हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। उसको अगर हम पानी में धीरे धीरे डालते रहेंगे तो वो उसका प्रभाव क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त, खत्म, कम हो जाएगा। और इसके प्रभाव को कम करने की, इसी प्रक्रिया को, उसको तनु करने की प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। जो आपके घरों में व्यवहारिक रूप से जो आप अम्लों का, जिस अम्ल का प्रयोग करते हो अपने व्यवहारिक जीवन में साफ सफाई के लिए वगैरह, तो वो इसी प्रकार का अम्ल रहता है, तनुकरण किया हुआ, तनुकृत तनु अम्ल रहता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रमाण मुश्किल से 2% से 10% जितना रहता है। अब अगला टॉपिक 2.3, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, जिसके अंतर्गत हम पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, देखेंगे कि पीएच क्या है और पीएच के द्वारा किस प्रकार से हम अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता को नाप सकते हैं, माप सकते हैं, और पीएच का उपयोग करके किस प्रकार हम बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल कितना ताकतवर और कौन सा क्षारक कितना कमजोर है ना। परंतु इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ा रहना होगा और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। हालांकि लंबा इंतजार तो नहीं, फिर भी 24-36 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और इस वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स सर्कल में या फिर अपने रिलेशन में शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। तब तक के लिए नमस्कार, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।